खूबसूरत बहू एक ऐसा नाटक था जो रंजीत कपूर कर रहे थे। रंजीत कपूर कमाल के, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे, वो मुझे मैजिशियन लगते हैं। कपूर जी का जाने माने रंगकर्मी, फिल्म निर्देशक और नाट्य चिंतक तथा रंजीत कपूर जी का और सीमा जी का, जिन्होंने धारावाहिकों की दुनिया का एक नया संसार बनाया है, डॉक्यूमेंट्री का को एक नई ऊंचाइयां दी हैं और फिल्में भी बनाई हैं और आज भी सक्रिय हैं। आज का जो विषय है वो है नाटक कंपनी से सिनेमा तक। एक संयोग है कि सिनेमा का जो विकास हुआ है वो नाटक कंपनी, जिसे आप पारसी थिएटर से लेके का दौर था, वहाँ से लेके और फिर उसके बाद साइलेंट सिनेमा, फिर सामान्य नाटक, फिर नाटक फिल्म, इस तरह से एक पूरी यात्रा है। ये जो नाटक कंपनी की शुरुआत होती है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि एक संयोग है कि रंजीत कपूर जी का और सीमा कपूर जी का जो परिवार है, जो पारिवारिक इतिहास है, वो अपने आप में नाटक कंपनी से सिनेमा तक की यात्रा है। इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक सजीव विषय है। हम नाटक कंपनी के बारे में जहाँ से हम शुरू करते हैं, वो आमतौर पर पारसी थिएटर की शुरुआत जो होती है, वो उसके पूर्व, जब से ये शुरुआत होती है, उसके पूर्व 1776 में 1776 में बम्बई थिएटर का सबसे पहले एक बार इकट्ठे हुए थे लोग, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को नाटक का एक बनाना चाहिए, एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जिसमें कि लोग आएँ और देखें। अलग अलग लोग टुकड़ों टुकड़ों में नाटक कर रहे थे। उसके फिर 70 साल बाद और काफ़ी लोग आए, ईरान से लोग आए, पारसी लोग आए और हिंदुस्तान के लोग तो थे ही। इन लोगों ने 1846 में ग्रांट रोड थिएटर का निर्माण किया और वहाँ पर नाटक अपनी अपनी शैली का को सबका मिक्स करके मिलाकर इन लोगों ने करना शुरू किया। 1846 के बाद 53 में और इसका विकास हुआ और शाहनामा जो फिरदौसी का है, उसमें से रुस्तम सोहराव की कहानी निकालकर 1853 में ये नाटक खेला गया और इतना लोकप्रिय हुआ कि दूसरे प्रांतों से जो लोग नाटक वगैरह में रुचि रखते थे वो सब आके शामिल हुए और यहाँ के इस पारसी थिएटर जिसे कहा जाने लगा था, तब तक पारसी नाटक मंडली नाम दिया गया और उसमें वो शामिल हो गए। 10 साल तक ये चला। उसके बाद 1863 से जो 10 साल तक लोगों ने यहाँ काम किया, वो देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए पारसी थिएटर की शैली और शिल्प को लेकर। और अलग अलग हिस्सों में जब वो गए तो उत्तर भारत में गए, मूलतः कानपुर, भोपाल, लखनऊ, इन हिस्सों में गए। तो ये जो इससे जो लोग गए और उस परंपरा को जिन्होंने आगे बढ़ाया, उस परंपरा को उस इलाके में आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो श्री मदन लाल कपूर का है। उन्होंने लगभग 35 से 4 दशकों तक इस पारसी थिएटर, हालांकि वो नए समय के हिसाब से उसको बदलते थे, करते थे, जैसा कि बताया जाता है, हम लोग को देखने का सौभाग्य मिला नहीं। तो उन्होंने मदन लाल कपूर जी ने किया भोपाल थिएटर के नाम से। मैं बताना चाहता हूँ कि मदन लाल कपूर जिन्होंने वहाँ पर विस्तार दिया फारसी थिएटर को और आधुनिक बनाया, उनके सबसे बड़े मतलब जो बेटे हैं वो श्री रंजीत कपूर जी हैं, काका के रूप में हम लोग कहते हैं। उनकी बेटी हैं सीमा कपूर जी, और अन्नू कपूर इनके भाई हैं छोटे, और निखिल कपूर। ये चारों लोग, निखिल लिखते हैं और अन्नू को आप जानते हैं आप लोग। तो ये सब लोग, इन लोगों ने जो पारसी थिएटर का जो एक दुनिया बनाई उन्होंने और उसको जीवित करके आगे ले गए, उसको और नाटक, सिनेमा, सीरियल और आगे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि OTT तक ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी। और अभी तो ये परिवार जो है वो पूरा एक पारसी से थिएटर से लेके आज तक एक जीवित इतिहास है।
और इसलिए इन लोगों का जो जो आज आज बात करेंगे, जो बात कहेंगे, वो एक इतिहास से संवाद है। मुझे लग रहा है कि मैं जो संवाद कर रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में, वो इतिहास से मैं बातचीत कर रहा हूँ और आप इतिहास को सुन रहे हैं सीधे। उनकी यात्रा में उनको भूलना बहुत मुश्किल है। इनकी माँ कमल शबनम कपूर, जो उस पारसी थिएटर की दुनिया को संभाले रखने में वो नौकरी भी करती थी और वो भी करती थी, तो ये वो उनका बड़ा भारी योगदान है। और अब हम उस दुनिया के बारे में, अब जो पारसी थिएटर की दुनिया थी, उस अलग अलग शहरों में मदनलाल कपूर जी जाकर नाटक करते थे। 200 का स्टाफ था, उससे भी ज़्यादा का स्टाफ था, रहते थे। वहीं सीहोर में, और ये उन्होंने शुरुआत कर दी थी आज़ादी से 4-5 साल पहले, वहीं सीहोर में 48 में उसी नाट्य मंडली के शिविर में ही रंजीत कपूर जी, काका जी का जन्म हुआ और वहीं जन्म हुआ। और आज भी वो दुनिया उस दुनिया से बाहर ये नहीं है। अब मुझे ये पता चला कि जब आप उस पारसी थिएटर में काका जी आप बड़े हुए, तो लेकिन आप उसमें भाग नहीं लेते थे, तो आप करते क्या थे वहाँ पर? आप खैर करता क्या था वो तो बात की बात है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ ये बताने के कि उस वक्त थिएटर खास इतना एक मतलब ऐसा काम था जिसको टैबू था एक तरह से। और मैं बताता हूँ कि पहले मेरे फादर पढ़े लिखे इंसान थे, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी, तो वो जानते थे एजुकेशन का महत्व क्या होता है। तो उन्होंने, फादर की कंपनी में 150-200 लोग थे, तो 2 टीचर रखे और उनके सारे जितने कलाकार थे उनके बच्चों को वो लोग पढ़ाते थे। संयोग से, खुशकिस्मती से, अजीत जी जो जयपुर के थे, उनसे मेरी अभी भेंट हुई 2 साल पहले, 3 साल पहले, जो मुझे अक्षर ज्ञान जिन्होंने कराया था। मेरे लिए उनका बहुत बहुत वो महत्व है उनका। खैर, तो ये तो दो टीचर थे रखे थे। खैर, जब मुझे अब मैं आ रहा हूँ, जो टैबू की जो बात मैं कर रहा हूँ, कि जब मैं सेकंड में मुझे एडमिट कराया गया भोपाल में, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत जानती थी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो अब ये कंपनी के साथ हम नहीं रहेंगे, अकेला घर लेके रहेंगे। तो मेरी माँ ने जॉब कर ली और मुझको सईदिया स्कूल, जो पहला स्कूल मेरा था, वो वहाँ मुझे दाखिल करा दिया गया। सबसे पहला जो था कि जब मैं स्कूल जाने लगा तो मेरी माँ ने 2-3 बार अच्छी तरह मुझको याद करा दिया, बेटा स्कूल में किसी को मत बताने का तुम्हारे फादर नाटक कंपनी चलाते हैं। तो मेरे कच्चे जहन में कुछ ये बैठ गया कि मेरे फादर को अच्छा काम नहीं करते, अवांछनीय कोई काम करते। तो बहुत मैं अंदर से हीन भावना से ग्रस्त हो गया। उसी का नतीजा था कि मैं बहुत अच्छा हॉकी का खिलाड़ी था, और उस वक्त भोपाल जो था, जैसे आज जो स्थान क्रिकेट में बॉम्बे को हासिल है या कलकत्ता को फुटबॉल का वो माना जाता है हब, उस ज़माने में हॉकी जो था वो बहुत गढ़ था भोपाल उसका, और मैं बहुत सा हॉकी खिलाड़ी था। लेकिन उसी हीन भावना के चलते मैं स्कूल में कभी ये नहीं कह सका कि मुझे भी टीम में ले लो। हमारा ग्राउंड सबसे बड़ा था सईदिया का, लेकिन फिर मैं दूसरी एक और पास में दूसरा ग्राउंड था, वहाँ जाके अनऑफिशियल खेला करता था। ऑफिशियली कभी नहीं खेला मैं, इसी में संकल्प के मारे कि मैं जाऊँगा तो वो हीन भावना थी। अब मैं यहीं आपको बताता हूँ कि हीन भावना मेरी ख़त्म कैसे हुई। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। 1965 में जब यात्रा की बात चल रही है तो हो सकता है बीच में जंप भी लगाऊं। तो खैर, तो 1965 में जब मैं पता नहीं भटका था, लखनऊ पहुंच गया, तो लखनऊ मेरी श्रीमती बैठी हुई है, ये थिएटर की थी ये भी। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि अपने यहाँ के जो तुम्हारे जो सर्कल के लोग हैं उनको ये मत बताना कि मेरे फादर की थिएटर कंपनी, वही हीन भावना थी मुझे। लेकिन खैर, उन दिनों नया नया ये रेनेसां पीरियड था, समझ लीजिए उस वक्त थिएटर का, और वहाँ नए नए ये शताब्दी मनाई रविंद्रनाथ टैगोर की,
तो रविंद्रालय बना था नया, तो उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ भी मैं गया देखने के लिए, मतलब जानना था किसी और रीज़न से, लेकिन वहाँ जाके देखा गवर्नर आए हुए हैं, वो सबको फूल भी दे रहे हैं कलाकारों को। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें ये एक उतना ही सम्माननीय आप प्रोफेशन है जितना कि दूसरा, चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे लॉ हो। तो यहाँ से थोड़ा मेरी हीन भावना थोड़ी कम हुई। फिर मैंने क्या किया कि अपने जो मेरे गुरु, जिनको मैं मानता था अपना गुरु, वो बहुत बड़े कवि थे, डॉक्टर परशुराम शुक्ल विरही, और अपनी बहन को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि अभी वो 96 थे, अभी 2 साल पहले सीमा ने उनसे मेरी बात कराई, तो मैं इतना गदगद हो गया। तो वो मेरे बहुत काव्यगत गुरु थे। और कैसे मैं उनको इतना किसलिए मानता था, इसलिए कि एक तो वो कवि थे, और मैं भी कविता से मेरी शुरुआत हुई थी, उर्दू शायरी से मेरी शुरुआत हुई थी। मेरी मदर जो थी उर्दू की शायरा थी, और बहुत अच्छी राने घराने की शागिर्द थी, बहुत अच्छी गाती भी थी। तो हम लोगों को ये सब कल्चर जो था, कल्चर घर में ही मिला। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, मैं कॉलेज गया, मैं हायर सेकेंडरी पास कर चुका था, हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीज़न था, मेरिट में था। तो कॉलेज में गया उस दिन, तो मेरा एक दोस्त था रफ़त, वो उस दिन आया नहीं था, तो हमारी कोई क्लास नहीं थी, तो एक क्लास खाली थी, मतलब तो टीचर नहीं आए हुए थे लेक्चर, तो मैं जाके वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर बाद जो अच्छा मुझे नहीं पता था, वो तो BA 3rd ईयर की क्लास है, मैं फर्स्ट ईयर में था। तो वो अचानक जो प्रोफेसर आए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की ये है ये कि पढ़ें और समझें। तो प्रोफेसर आए जो भी थे, तो शुरू किया उन्होंने लेक्चर। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, तुम कौन हो? मैंने कहा, खड़ा हो गए थे, मैं सर रंजीत कपूर। कौन सी क्लास? मैं इस क्लास में तो नहीं हो। मैं कहा नहीं हूँ सर। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बैठा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। गेट आउट। आई वाज शॉक्ड कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विद्यार्थी को क्लास से निकाल सकता है। मेरे लिए अकल्पनीय था। मैंने थोड़ी सी बहस की, मैं तो खड़ा हुआ, मैंने कहा सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, गेट आउट। बहुत बहुत बुरी तरह से बोला। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। मैं निकला, मैं गेट आउट ही हो गया। उसके बाद मैं कॉलेज गया ही नहीं जिंदगी। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको ऐसे गेट आउट किया। अब तब जब इन्होंने मुझे लोगों से मिलवाया, अब जो भी लोग मिल रहे हैं ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं हायर सेकेंडरी टेक्निकली, तो मुझे थोड़ी हीन भावना लगी। तो मैंने परशुराम शुक्ल विरही जो कवि थे, जिनको मैं, तो उनको मैंने एक बार कहानी, उनको आपने जो पहली कहानी लिखी, इसका 1965 की बात बता रहा हूँ, वो कहानी मैंने उनको पढ़ने के लिए दी। आप मैंने कहा अपनी सलाह लेते हैं ना आप इसमें जो भी सलाह मुझे दीजिए। तो उनको पढ़कर दूसरे दिन मुझे वापस किया। उनका नहीं, बहुत अच्छी कहानी है, और खाली मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है कि ये जो आखिरी लाइन है तुम्हारी, ये कहानी को कमज़ोर कर रही है, तो मेरी राय में ये लाइन निकाल दो। वो लाइन मुझे बड़ी प्रिय थी, तो मैं कैसे निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ। और सारे काम में भेजना था, जहाँ कई बार मेरी रचनाएं अस्वीकृत हो गया, वापस आ चुकी थी। लेकिन मैंने कहा कि भेजते हुए अचानक मेरे मन में सद्बुद्धि भगवान ने दी कि अगर ये छप गई और इस लाइन के साथ छपी तो उनका कितना अपमान होगा, विरही जी का। तो मेरे मैंने लाइन काट दी, भेज दी, वो कहानी छप गई। कमलेश्वर जी थे उसका संपादक, सारे का नवलेखन अंक था 1969, मेरी पहली कहानी छपी थी 1969। कमलेश्वर उसका संपादक होते थे। नींद कहानी है, नींद कहानी। और बाद में वो कहानी बहुत प्रचलित, बहुत लोकप्रिय हुई, और बल्कि उस वक्त कौन थे वो क्रिटिक बहुत बड़े थे, उन्होंने अपना उस दशक की जो प्रमुख कहानियाँ उनमें उसका उल्लेख किया कि नींद कहानी पहली कहानी मेरी, और 4-5 पेज की कहानी थी, वो उस दशक की प्रमुख कहानियों में उसने स्थान पा लिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तो फिर ये हुआ कि कई दिन बाद उन्होंने मुझे पत्र लिखा, मेरे एड्रेस तो भारत की थिएटर कंपनी गई था,
तो उनका तुम्हारा इतना अच्छा बैकग्राउंड है तो तुम नेशनल्स को ड्रामा क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? कमलेश्वर जी ने चिट्ठी में लिखा। मैंने कहा मैं भाई साहब छोले भटूरे की दुकान खोल लूँगा लेकिन थिएटर नहीं करूँगा। तो थिएटर से मैं इतना ज़्यादा आतंकित था और मैं उसका इतना वो था कहने से डरा हुआ था। खैर तो फिर जब मैंने उनको जब विरही जी को जब अब लिखा कि मैं लखनऊ में आया हूँ और मैं सबसे मिलता हूँ, यहाँ सब कैसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और मुझे हमेशा ये हीन भावना लगती है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी पास हूँ। तो आप मुझे कुछ गाइड कीजिए कि मैं क्या करूँ, प्राइवेट कहीं पढ़ लूँ या कहाँ से कैसे करते हैं। लौटते इलाके से उनका अंतर्देशीय पत्र हुआ करते थे उन, उनकी चिट्ठी आई, बहुत कई वर्षों तक मैंने संभाल के रखी। उन्होंने कहा प्रिय रंजीत, ये तुम्हें क्या हो गया? जिस उलझन से बच के निकल गए थे उसमें दोबारा फंसना चाहते हो? और तुम अपने मतलब ये इतनी इंस्पायरिंग बात कि जिस उलझन से तुम बच के निकल गए थे उसमें दोबारा फंसना चाहते हो। जीवन के जिस विश्वविद्यालय में तुम हो उससे बड़ी पढ़ाई और कहीं नहीं। और तुम अपने आप को ही समझते हो कि तुम सिर्फ मैट्रिक हायर सेकेंडरी पास हो, निराला तो मिडिल पास थे। अरे आज भी आंखों में आंसू आ जाते याद कर, इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेशनल, मेरा जीवन बदल दिया गणेश जी ने। वो सही बात है, गुरु गुरु है। गुरु आपको जो शिक्षा देता है वही आपके जीवन में काम आती है। तो एक मेरे इतने काम आई ये कि मैं उल्लंघन नहीं हो सकता उनसे। खैर तो ये जो हीन भावना से मैं निकल गया। फिर उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में आया। नेशनल ड्रामा में आने के बाद मैं बहुत वहाँ भी अंग्रेजी का माहौल, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अंग्रेजी मीडियम से आए हुए हैं सब कुछ, मैं हिंदी वाला। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी। लेकिन उसमें भी मुझको मिस्टर अलकाजी जैसे गुरु मिले 73 में। उन्होंने पहचाना मेरे टैलेंट को और मैं उनके हाथ से ही मुझको मतलब उनके उसमें बेस्ट डायरेक्टर का मुझे वो मिला। और वो मैंने वॉइस किया जर्मन क्लासिक वॉइस जॉर्ज बुकनर का 19th सेंचुरी का प्ले। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा आप अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन क्या करना चाहते? तो मैंने कहा कि सर मैं वॉइस करना चाहता हूँ। व्हाट? ही वाज शॉक्ड। व्हाट? बिल्कुल यही उनका टोन था। मैं कहा सर वॉइस नो। मैं कहा सर क्यों? बहुत मुश्किल प्ले है भैया। मैं कहा जी हाँ मुश्किल है इसलिए करना चाहता हूँ। तो वो देखते रहे कुछ सर, ओके करो डू इट। तो उसी 1 मिनट के उसमें ही उन्होंने पहचान लिया कि मैं मूर्ख नहीं हूँ कि उसके मैं तो कुछ समझ नहीं रहा हूँ, या मेरे लिए अगर मैं ही कह देता नहीं मुझे तो अब मुश्किल नहीं लगता, मुझे उन्होंने नहीं करने दिया होता। लेकिन जब मैंने कहा ना बहुत मुश्किल प्ले है इसीलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आया था तो वहाँ मैं पब्लिक स्कूल का नहीं था, मैं हिंदी क्षेत्र का आया हूँ। मैं तो अंग्रेजी भी मुझे नहीं आती थी, लेकिन आज भी नहीं आती अंग्रेजी, बोलना तो नहीं आती, लेकिन हाँ पढ़ना समझना और लिखना आता है। अब तो लिखने भी लगा। तो ये इतनी लंबी यात्रा जो है अभी तो बहुत हाँ अभी तो कहीं पहुँचे ही नहीं, अभी तो हम रास्ते में ही है अभी। और तो खैर बहरहाल तो ये जो 2-3 एनेक्डोट्स हैं ये बताना बहुत ज़रूरी था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया, जो बहुत पॉजिटिव, वो किन हस्तियों की वजह से आया है। इसमें 2 सबसे प्रमुख हैं, वो है मिस्टर अलकाजी और उससे पहले डॉक्टर परशुराम शुक्ल की रही। बहुत अच्छे कवि भी थे। इसी सिलसिले में मैं ये पारसी थिएटर का प्रसंग समाप्त करता हूँ आपसे बात करके थोड़ा कि पिताजी की जो नाट्य मंडली थी भोपाल थिएटर, उसमें आप भी वहीं बड़ी हुई, उसमें आपकी क्या भूमिका थी और वहाँ नाटक में काम करने वाली महिलाओं की क्या स्थिति थी?
दरअसल थिएटर कंपनी, जैसा रंजीत भैया ने बताया कि माँ हमारी पसंद क्यों नहीं करती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। एक हम लोग, रंजीत भाई जब लखनऊ गए तो लखनऊ महानगर था और थिएटर को अलग ढंग से देखा जाता था। हम लोग हमेशा बहुत छोटे छोटे गाँवों में और कस्बों में रहे हैं। उस समय नॉर्थ में नाटक कंपनियाँ जो होती थी और उनकी जो औरतें होती थी, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और नाटक कंपनी का जो अनुभव है रंजीत भाई को या बाबूजी को, मेरे पिताजी को, पुरुष होने के नाते बिल्कुल अलग ढंग से उसका अनुभव है। और मुझे और माँ को स्त्री होने के नाते एक ही नाटक कंपनी जिसके मालिक मेरे पिताजी, लेकिन हमने उसको अलग अलग ढंग से भुगता भी है। क्योंकि हम छोटे, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, भवानी मंडी एक बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ हम रहते थे। तो मेरे घर में मेरी कोई भी सहेली मेरे घर में नहीं आती थी। तो मैं और जब मैं उनके घर में जाती थी खेलने, तो वो डर जाती थी और मुझे कहती थी तुम जाओ। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि जो हम स्कूल में जब खेलते हैं और हम इतनी अच्छी सहेलियाँ, मेरा स्कूल हमारे घर से 6-7 किलोमीटर दूर था और गांव में था। पगडंडियों से जाते थे हम, पूरे रास्ते खेत और जंगल ही आते थे। उस ज़माने में ना तो बसें होती थीं और ना कोई ऑटो रिक्शे होते थे, तो हम लोग पैदल ही जाते थे। तो साइकिल होना हमारे लिए ये है कि कभी मैं ऐसे थोड़ा जब बड़ी हुई तो पति की जब कल्पना करते हैं तो स्कूटर एक दो देख लेते थे हम, तो सोचते थे कि मेरे पति के पास स्कूटर होगा। तो मैं कहती नहीं भाई, बड़े लोगों की कल्पना नहीं करनी है। तो हमारे लिए स्कूटर जो था वो बहुत अमीरी वाली चीज़ थी। साइकिल तक का सपना हम देख लेते थे, मैं और अन्नू भैया। और हम वो 10-10 पैसे में जो साइकिल हमारे किराए पे ले आते थे उसको चलाना सीखते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ना मैं किसी के घर जा सकती थी, ना कोई आता था। मेरी मदर बहुत अच्छी, बहुत सुरीली गाती थी। वसंत देसाई ने उनको 6 गानों के लिए अनुबंधित भी कर लिया था, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि हम लोग मिरासी नहीं हैं, हमारे घर की बहू। मैं तो शायद काका जी पैदा नहीं हुई थी। मैं था जी। तो उन्होंने, दादी की चलती थी, दादी पंजाब स्टेट जी, वो उन्होंने कह दिया कि कोई फिल्म नहीं। तो मुझ में कोई थिएटर का कॉम्प्लेक्स नहीं था, किसी तरह की हीन भावना नहीं थी। लेकिन थिएटर कंपनी जब भी मैं जाती थी वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की जितनी भी कलाकार थीं उन्हें मैं देखती थी, वो जब तैयार होती थी रात को और वो पलकों पे, उस ज़माने में वो तो होते नहीं थे मस्कारा वगैरह, तो मैं देखा करती थी वो मोम को पिघला के उसमें काजल मिला के वो पलकों को बड़ा करने के लिए वो लोग लगाती थी और मैं उनको बस ऐसे टुकुर टुकुर ताका करती थी, है ना। और मेकअप के, और बच्चों में होता है, अभी भी कोई तैयार हो रहा हो तो देखने में आनंद आता है, कोई खाना खा रहा हो तो देखने में आनंद आता है। तो मैं उनको तैयार होते देखती थी और मैं देखती थी कि इतनी अच्छी महिलाएं हैं। देखिए, हर समाज में कुछ ना कुछ, समाज के जो टैबूज़ होते हैं वो होते हैं सबसे बड़ा अफेयर होना। चूँकि वो एक छोटी सी कंपनी थी, एक थिएटर कंपनी थी, एक कनात जो चारों ओर होती थी, उसके अंदर एक दुनिया बसी होती थी। तो आपस में ही प्रेम संबंध बनते थे, आपस में ही प्रेम संबंध टूटते थे। कुछ महिलाओं कई शादियाँ करती थीं, ये सब था। वो जो समाज वाले जब देखते थे कि एक महिला तैयार होके और पुरुषों के मनोरंजन के लिए स्टेज पे आके, बीच बीच में नाटक भी होते हैं और डांस भी कर रही हैं, फब्तियाँ कस रही हैं, सब, तो समाज के लिए वो बहुत ही ऐसी चीज़ होती थी कि मेरी मदर बहुत सुंदर थी। और जब हम 10-11 साल के थे तो वो 30 साल की रही होंगी, 30-35 साल की रही होंगी। तो 35 साल की महिला अकेली, क्योंकि बच्चों को उनको एजुकेशन देनी है, उनके दिमाग में ये ज़रूर था। और मैं आज उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो कहती थी एकेडमिक, बाबूजी मेरे फ़िलॉसफी में जीते थे। वो बोलते थे ज्ञान जो है वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से संबंधित नहीं है।
और मम्मी कहती थी जीवन जीने के लिए आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को पेट पालने के लिए कल को। और जो आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि आज जो थिएटर कंपनी की जो महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं पाई हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी बहुत एजुकेशन नहीं हो तो आप समाज में कुछ नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते, नाटक कंपनियां ख़त्म हो गई। सुरेश जी ने कहा कि 1776 में कुछ लोगों ने वो शुरू किया, इन्होंने इतिहास बताया, और मैं बताती हूँ कि 1976 में मुझे याद है कि लास्ट हमारी कंपनी का ख़ात्मा हुआ। तो जो एक महिला होने के नाते थिएटर कंपनी में जो समाज की उपेक्षा मैंने और माँ ने, मेरी माँ ने सही हैं, उस वजह से वो हमेशा बोलती थी जिक्र मत करना, क्योंकि हमारे घर में फिर क्या होता था कि रात में दरवाजे खटखटाए जाते थे, है ना। लोग लिबर्टी लेने के लिए, अरे नाटक कंपनी की औरतें हैं ये लोग, सड़क बाजारू औरतें हैं, तो मदर का रहना हमने तो वो भी भुगता है ना। किस किस से लड़ें, किस किस से वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन है, स्कूल जा रहे हैं। तो नाटक कंपनी, जब मैं ये कहूँगी ये जो यात्रा है हमारी बड़े टर्मोइल भरी है। काका जी ने हीन भावना से और हम उस भावना से कि समाज में कैसे हम अपनी इज्जत बरकरार रखें। क्या इसीलिए आप आपके काका जी एनएसडी गए, अनु कपूर एनएसडी गए, आपने एनएसडी ज्वाइन नहीं किया? मैं क्या हुआ वो किस्सा बड़ा अच्छा है। मैं 74 की बात है शायद, रंजीत भाई हमेशा मेरे, रंजीत भाई और अन्नू भाई मेरे हमेशा बचपन से ही आदर्श रहे हैं। मतलब हमेशा मैं इन लोगों को ही देखती थी और मुझे ऐसा, अन्नू भैया गाना गाते थे तो मुझे ऐसा गाना गाना है, रंजीत भैया वो तो मुझे हमेशा ये लगता था ये इस तरह से। तो मुझे मेरा अटैचमेंट तीनों भाइयों से बहुत ज़्यादा है। तो मैं 74 में किसी तरह दिल्ली गई रंजीत भाई से मिले, मैं 9th क्लास में थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कड़की बहुत होती थी, बिल्कुल ही इनको जो भी वो मिलता था मंथली हॉस्टल से, उसमें गुजारा नहीं होता था। तो आखिरी के जो दिन होते थे वो ये लोग खाना जो है किसी ढाबे पे उधार इनका होता था, उसने भी मना कर दिया था। तो खैर मैं जब वहाँ पहुँची तो एक बोझ ही बन गई, क्योंकि मुझे तो 3 टाइम बच्चा हूँ, मुझे तो खाना चाहिए, है ना, 14-15 साल का मुझे तो। और इन्होंने मुझ तक वो आने नहीं दिया कि भाई ये है। तो इन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, भानु भारती रंजीत भाई के दोस्त हुआ करते थे, सीनियर थे। तो रंजीत भाई ने कहा कि हम तो कुछ भी करें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वहाँ रहा करते थे बंगाली मार्केट में। तो बोले तुम ऐसा करो, गुड्डो को खाने के टाइम सक्सेना साहब के यहाँ ले जाओ, खाना पूछेंगे तो इसको खिला देना, तो कम से कम इसकी तो समस्या ठीक हो जाएगी। तो वो भानु भाई साहब मुझे लेके चले गए, अब हम भी चले गए उनके साथ। फिर उनकी बेटी थी विभा, वो मुझे अंदर ले गई, आज अंदर बातें करते हैं, वो दिखा रही है, ये कर रही है, उसके साथ बैठ के गप्पे करते रहे। थोड़ी देर बाद भानु भाई साहब ने कहा चलें, मैंने कहा चलिए। नीचे आए, बोले खाना तो बहुत अच्छा था, तूने कितना खाया, पेट भर के खा लिया? मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ तो मम्मी कहती कोई खाने का पूछे तो सबसे पहले मना करना नहीं। मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, जो वो रास्ते भर डांटते रहे कि ये यहाँ तक आया हूँ मैं और इसीलिए आया हूँ कि तुझे खाना मिल जाए और ये है वो है। अब वहाँ जब, अब मैंने कहा आप काका जी को मत बताइएगा। बोले नहीं कैसे नहीं बताएगा, और तुम लोग बेवकूफ़ और ये और वो। और काका जी के पास पहुँचे, ये 2 केले रखे हुए थे इनके पास, इनका जो डिनर। तो भानु भाई साहब जाते ही बोले अरे रंजीत क्या है ये अंदर विभा के पास बातें करती और उसने खाने के लिए मना कर दिया। काका जी का मुझे अभी भी रिएक्शन याद है, लो भाई एक अब तुम खा लो। तो हम लोगों की जो जर्नी रही है ना, आज हम हंस रहे हैं, लेकिन वो इतनी मतलब डेली सोप में भी क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जो हम लोगों के जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। नहीं, वो बहुत ही अविश्वसनीय लगेंगे, अविश्वसनीय है लोगों को, सत्य होते हुए भी अविश्वसनीय। तो इसी खाने की जो आपने सवाल पूछा उसको थोड़ा सा और टाइम लेती हूँ, क्योंकि ये हम लोगों का ऐसा विषय है जो पूरा बचपन में और पूरी ज़िंदगी में ले जाता है।
तो इसी तरह से रंजीत भाई ने मुझे रघुवीर भाई को सौंप दिया, रघुवीर यादव, जो हमारी कंपनी में उसको मैं लेके आया था कि एनएसडी में तो यहाँ जा। और हरपालपुर जब वो 10, 12, 15 साल के थे तभी वो हमारी कंपनी में आ गए थे, तो वो एनएसडी में थे, तो उनको सौंप दिया गया, मुझे सौंप दिया गया उन्हें कि भाई हबीब साहब के यहाँ रोज़ रिहर्सल होती है त्रिमूर्ति में, तुम इसको ले जाओ, वहाँ खाना वाना होगा तो कम से कम खा लेगी जब तक इसका टिकट नहीं हो जाता। टिकट में भी प्रॉब्लम आती थी ना, टिकट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। अब रघुवीर भैया रोज़ मुझे वहाँ ले जाते थे, मैं वहाँ खाना खा लेती थी। एक दिन हबीब साहब नीलिमा अजीम जो है, कमल अजीम नाम है, नीलिमा अजीम, कमल है, हाँ, वो उत्तर रामचरित नाटक कर रहे थे हबीब साहब। हबीब साहब मतलब हबीब तनवीर। तो उस दिन नीलिमा उसमें एक आत्रेयी का रोल कर रही थी, मैं बैठी हुई थी, तो वो नीलिमा आई नहीं उस दिन, तो हबीब साहब ने कहा कि कोई प्रॉक्सी कर दे, प्रॉक्सी कर दे। तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि प्रॉक्सी क्या होता है। मैंने रघुवीर भैया से पूछा प्रॉक्सी क्या होता है। उन्होंने कहा ये नीलिमा का जो आत्रेयी का रोल है वो कोई और पढ़ दे। तो हबीब साहब ने कहा सीमा तुम पढ़ दोगी? तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ हिंदी में मैं पढ़ दूँगी। अब जब मैंने पढ़ा तो कह लगे अरे इस लड़की का तलफ़ुज़ इतना, मम्मी की वजह से हम लोगों के तलफ़ुज़ बहुत अच्छे थे, तलफ़ुज़ यही करेगी आत्रेयी। थिएटर का नाम सुनते मैंने कहा मम्मी मेरी मारती बहुत थी उनका शॉक ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत रहता था, कुछ थप्पड़ मार देती थी। तो मैंने कहा कि मम्मी मारेंगी, मैं नहीं करूँगी। बोले नहीं कुछ नहीं तुम कर लो। शाम को रंजीत भैया आए, छड़ी थी इनके हाथ में, बोले मैंने सुना है तुम थिएटर करने वाली हो। मैं कहा नहीं काका जी, मुझे तो हबीब साहब ने बोला मैं नहीं करूँगी। बोले नहीं कर लो, अभी छुट्टियों में आई हो। इस तरह से मैंने वो उत्तर रामचरित में भाग लिया हबीब साहब के प्ले में, और हम लोग कालिदास समारोह में उज्जैन गए, काका जी वगैरह सब गए। मैं नेशनल स्कूल ड्रामा की तरफ से गया वो जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी शोज थे, हबीब साहब का भी था, और अच्छा ही किया था मैंने तो एनएसडी से निकलने के बाद आपने जो नाटक निर्देशित किए वे सर्वाधिक चर्चित रहे। बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री, खूबसूरत बहू, सब ठाठ धरा रह जाएगा, कौवा चला हंस की चाल तथा एक घोड़ा 6 सवार के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्रस्तुतियाँ आधुनिक नाट्य प्रस्तुति का इतिहास है। आपने इन नाटकों में अपनी ओर से क्या नया करने की कोशिश की है कि कहा जाता है कि ये परिवर्तित करके नाटकों को और एक प्रस्तुति का एक नई शुरुआत करती है? देखिए, एनएसडी में आने के बाद सब लोग मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे कि मेरा डिप्लोमा प्रोडक्शन जो होगा मैं पारसी थिएटर करूँगा, क्योंकि मैं पारसी थिएटर बचपन, मैंने कहा पारसी थिएटर नहीं करूँगा। उसके पीछे सिर्फ ये रीज़न था कि इट वाज टू इजी फॉर मी। मैं कोई मुश्किल काम करना चाहता था जो किसी और, जो मैंने कहा ना, मिस्टर अलकाजी ने कहा कि आप वॉइस नहीं कर सकते, आप वो बहुत मुश्किल प्ले, तो मैंने कहा था इसीलिए करना चाहता, तो मैं खुद चैलेंजिंग को काम करना चाहता था। तो खैर, तो इस प्रक्रिया में मैंने जो विदेशी रचनाएँ पढ़ी और मुझे लगा कि हाँ इनका मैं मौलिक नहीं लिख सकता अगर, तो कम से कम ये जो महान रचनाएँ हैं इनको मैं या तो अनुवाद करूं या उनको अडेप्ट करूं। तो उसी उसमें मिसाल के तौर पर 76 में मैंने किया शेर अफगान, पेरेंदेलो, लुइजी पेरेंदेलो, नोबल लॉरेट, उसकी रचना थी 76 में पंकज कपूर के साथ। वो मेरा बैचमेट था, पंकज कपूर के साथ हम लोग एनएसडी में पढ़ रहे हैं, तो छुट्टियों में किया सर, हिट। तो खैर बहुत सारे नाटक में हमेशा यही करता था कि इस बहाने अगर मैं मौलिक नहीं लिख सकता तो जो ये महान रचनाएं हैं इतने महान लेखकों ने लिखी है, क्योंकि पढ़ने का शौक़ जैसे मैंने पहले शुरू में बताया मेरे फादर को भी था और मेरी मदर को भी था। और इस हद तक था जब भोपाल में मैं पढ़ता था तो पास में एक लाइब्रेरी थी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी और बहुत खूबसूरत जगह भी थी। मेरे स्कूल के बीच में एक दीवार थी, नीचे टूटी हुई थी, तो कई बार हम स्कूल से निकल के भाग के उधर आ जाते थे। शहतूत के पेड़ थे तो चुक्का बनाया जाता था। खैर, तो वहाँ वो लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। तो वहाँ से मेरी मदर अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन जो अनुदित जो वो थे रचनाएँ थी
और रशियन लिटरेचर, मेरे फादर ने भी कहा था भाई रशियन लिटरेचर बहुत पढ़ो, क्योंकि रशियन लिटरेचर सबसे ज़्यादा रिच था, सबसे ज़्यादा पुराना था, बाद में यूरोप ने उसको फॉलो किया। तो वो किताबें, चाहे वो टॉल्स्टॉय की युद्ध और शांति हो, चाहे मैक्सिम गोर्की की मेरे विश्वविद्यालय हो, चाहे दोस्तोयेवस्की हो, ये सब रचनाएं मैंने उस उम्र में पढ़ ली जो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी स्मृति में वो बैंक जो आपका होती है मेमोरी बैंक, उसके अंदर कहीं उस जगह चीज़ें सुरक्षित होती। मिसाल के तौर पर बहुत दिनों तक तो मैं ये नहीं समझ पाया, इसलिए नहीं पढ़ी मैंने मेरे विश्वविद्यालय मैक्सिम गोर्की की, ये एकेडमिक हो गई। अरे बाप रे बाप, वो बहुत बाद में समझ में आया जब रे जी ने कहा कि जीवन के जिस विश्वविद्यालय में तुम हो उससे बड़ी पढ़ाई और कहीं नहीं हो सकती। जब मैंने उनको लिखा था पत्र इसके जवाब में, तो तब पता लगा कि उसकी लाइफ भी इसी तरह के स्ट्रगल में गुजरी थी, मैक्सिम गोर्की की। फिर चेखव को डिस्कवर किया। और सर मेरे लिए ये जो साहित्यिक की जो है दुनिया, ये मेरे लिए सबसे मेरी रूहानी खुराक है। मैं इससे अलग नहीं हो सकता। मैं अभी भी बिना पढ़े रात को या मेरा कुछ अच्छा देखे मैं सो नहीं सकता। तो ये रूहानी खुराक है और उसके बिना ज़िंदगी ने मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। और मेरे फादर अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो भी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो ये पढ़ने का शौक़ जो था ये बचपन से अपने माँ बाप से हमको मिला। अच्छा, चूँकि मेरी माँ किराने घराने की शागिर्द थी, गाती बहुत अच्छा थी, और सुबह झाड़ू भी दे रही है सबको, तो कोई ना कोई राग गुनगुना रही है। कोई सुबह का राग है, कोई दोपहर का राग है, तो पूछता था भाई ये कौन सा राग है क्या। तो इस तरह से वो भी मेरी कान मेरे सुरीले हो गए। बाद में इन लोगों को अन्नू को भी फिर उसी तरह से हमारे मतलब जो शायरी जो शुरुआत मैंने की करेरा गांव में मैं पढ़ता था, और जिनका 1 साल की रख दिया था मुझको, जो उन दोनों मजबूरी थी, कहीं था ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं था, कंपनी की हालत ख़राब थी। तो उस गांव में करेरा गांव था, उसमें बिजली भी नहीं थी। तो 1 साल में वहाँ पढ़ा हूँ और मैं एक अच्छा विद्यार्थी भी था, और हॉकी का शौक़ मेरा वहाँ पूरा हुआ। मुझे कैप्टन भी बना दिया गया वहाँ का, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बातें नहीं मालूम है, तो अच्छा है उनको पता लगी। तो मुझे, क्योंकि हॉकी का तो शुरू से अच्छा खिलाड़ी था, खेला नहीं अपनी ही भावना के चलते, लेकिन वहाँ मैंने तो मुझे तो वहाँ तो हीरो हो गया। छोटे से गांव में, वहाँ बिजली भी नहीं थी। खैर बहरहाल तो इतना अच्छा मेरा सब वहाँ रहा। और के वहाँ के जब मेरा 9th क्लास पास हो गया, तो तब तक माँ जो थी शिवपुरी में आ गई थी और वहाँ जॉब करने लगी थी। तो मैं मिस करता था उनको, तो मैं रहना भी नहीं चाहता था वहाँ मिस्टर द्विवेदी। तो खैर लेकिन जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने जो मेरे गार्जियन थे, लोकल गार्जियन, उनको बुलाया और उन्होंने कहा इस बच्चे को आप मत ले जाइए, क्योंकि बोर्ड के अगला बोर्ड है, तो हमें उम्मीद है कि ये मेरिट लिस्ट में नाम हमारे स्कूल का नाम होगा। तो वो मुझे मना कर रहे थे, मत जाइए, ले जाइए इस बच्चे को। नहीं ले गया। मैं तो जब तक इतना याद आ रही थी अपने घर को मिस कर रहा था, और उस घर में मैं खुश नहीं था। उनके भी डबल स्टैंडर्ड थे, जो मेरे वहाँ लोकल गार्जियन थे। उनका जो बेटा था, उनकी वाइफ सेकंड वाइफ थी, और सेकंड जो बेटा था उसके साथ बड़ा सोशल व्यवहार होता था, और इस हद तक वो मुझसे 1 क्लास आगे था, बहुत अच्छा, बहुत काबिल था। और उनके जो बड़े बेटे थे वो तो ग्वालियर में पढ़ते थे, वो और भी काबिल थे। तो ये जो था उसको मेरे से ये सिनेमा के बड़े शौकीन थे। झांसी नज़दीक था, शिवपुरी नज़दीक था, करेरा बीच में पड़ता था। वो हर दूसरे तीसरे दिन कोई भी नई फिल्म रिलीज़ होती थी, कुछ जाते थे अपनी पत्नी के साथ जाकर देख आते थे। और अपने बेटे को हरी कभी सिनेमा नहीं देखने दिया उन्होंने, कभी। और वो साइंस पढ़ रहा है, उससे कभी इंजन भी नहीं देखा था, ट्रेन भी नहीं देखी थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं उसको समझाता था यार, और मुझे इसलिए लगता था इनका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। ये एक तरह से साहित्यकार बनते हैं, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को उन्होंने कुछ, आपको मालूम है उनके घर में एक बात अलमारी थी जिसमें हिंदी किताबें थी, और हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी।
मैं तो सब पढ़ने का मतलब मैं तो बहुत ही मतलब फरोशियस रीडर। तो मैंने तरकीब निकाली, ताला इस तरह से वो कुंडी ऐसे खोली कि ढीला करके उसमें से किताबें निकाल लेता था, फिर वापस लगा देता था, उसको पढ़ के फिर वापस रख देता था। मैंने 6 महीने के अंदर उनकी सारी किताबें ख़त्म कर पढ़ रहे थे। ये है एक और चीज़ है। खैर तो बहरहाल मुझे इस बात की ये रही उनसे शिकायत कि अब बेटे को उन्होंने अपने उसको ग्रो नहीं होने दिया। बहुत बड़ा अन्याय किया उन्होंने अपने बेटे के साथ। सीमा जी, आपने टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। किले का रहस्य, ज़िंदगी नामा, बाबूजी का सर्कस, सलाखें, मेरा गाँव मेरा देश, एकलव्य आपके बड़े कालजयी सीरियल्स हैं। आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई हैं, उर्दू शायरी के सफ़रनामा, सॉन्ग ऑफ सॉयल, नौटंकी, पारसी थिएटर जर्नी, महानदी के किनारे आदि आदि। तो आज जो ये और आजकल अवंतिका बना रही हैं सीरियल, तो ये सीरियल OTT का दौर आ गया है। तो ये सीरियल और डॉक्यूमेंट्री, ये दोनों जो विधाएं हैं वो किस स्थिति, क्या खतरे में नहीं हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्या समस्याएं हैं इन दोनों ही दुनिया, आपकी दोनों दुनिया आपकी रही है? जी, मुख्य समस्याएं क्या है जो नए डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, नए सीरियल बनाने वालों के सामने आ सकती है? देखिए, ज़िंदगी जो है ना, उसको आप ऐसे समेट नहीं सकते हैं किसी भी उसमें कि क्या समस्याएं हैं। हम तो उन समस्याओं से निकले हैं। आज हमें मंच पे जिस थिएटर की वजह से रंजीत भाई इतने बड़े मकाम तक पहुँचे, वो थिएटर ने हमको बचपन में हमारे लिए एक कलंक जैसा था। तो हमने वो भी भुगता और वो भी झेल के, संघर्ष करके, और उससे भी जीवन निकल जाता है। तो ये तो बहुत ही छोटे हैं, ये विधाएं हैं, ये इसमें हमेशा तरमीम होती रहती है, ये आगे बढ़ते रहते हैं। पहले हम तो उस युग के हैं कि जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, हम चिमनियों में पढ़ा करते थे। चिमनी से बिजली आई, टेलीफोन आए, फिर पेजर आए, फिर मोबाइल आए। तो उसी तरह से कोई भी विधा जो है वो अगर आप में पैशन हो, अगर आप में लगन हो, तो आप किसी भी तरह के टर्मोइल हो, किसी भी तरह के संघर्ष हो, उनमें से निकल के आप वो काम कर लेते हैं। तो ये सब विधाएं जो है ये अपने आप बढ़ती रहेंगी और उनमें बहुत क्या बोलना चाहिए, खूबसूरती से उन संघर्षों से निकल के आप बनाते रहेंगे। तो ये है, जर्नी है जीवन भी, और जैसे साहित्य है तो ये एक जर्नी है, आपकी समझ की जर्नी है। कभी बचपन में हमें नहीं पसंद आते थे, हमें बहुत उस तरह के फ्रिवलस किताबें पसंद थी, लेकिन थिएटर कंपनी के साथ साथ अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो मेरे फादर की बाइबल थी ला मिजरेबल। वो बिल्कुल वो ना गीता को जैसे कोई कोट करता है, ऐसे वो हर उसमें उनका वो धर्म ग्रंथ था ला मिजरेबल, विक्टर ह्यूगो का। विक्टर ह्यूगो उनके सबसे वो थे। तो हमें घर में थिएटर कंपनी के माहौल में भी हमें घर में एक साहित्य का भी माहौल मिला। हमारी मदर ने वो किताबें हमें बचपन में पढ़ा दी, जैसे अभी रंजीत भाई बोल रहे, घरेलू लाइब्रेरी योजना हुआ करती थी, कैसे भी करके हिंद वो पॉकेट बुक वो ला के किसी भी तरह से वो बाद में जब हम और थिएटर की वजह से, थिएटर पे ही आ रही हूँ मैं, कि हम लोगों को थिएटर ने बहुत धनवान बनाया है। जिस चीज़ से आपको बचाया जाता है ना, वो गाय है ना, उसके सामने आप हरा चारा रख दें और सूखा चारा रख दें। अब आप सूखा चारा खा रही है और वो उसको धक्का दिया जाए कि नहीं हरा खाओ, तो उसको लगता है इसमें कुछ मज़ा है, तो वो सूखे की तरफ भागती है। तो हमें भी जितना ढकेला गया इस विधा से, नाटक कंपनी नहीं, नाटक नहीं, समाज में प्रतिष्ठा खत्म होती है, उतना ही हम दौड़ दौड़ के तीनों चारों बहन भाई उसी में चले गए।
और उसकी अलग अलग, मैंने पपेट का कर लिया, वो थिएटर में आ गए, अनु भाई थिएटर से फिल्मों में आ गए, छोटा ब्रदर पोइट्री में चला गया। बस अंत में 2 छोटे सवाल हैं, संक्षेप में उत्तर चाहता हूँ। काका जी से है, नाटक के साथ ही आपने फिल्म के लिए भी महत्वपूर्ण काम किए। तेरे मेरे सपने, बैंडिट क्वीन, हल्ला बोल, मंगल पांडे, द राइजिंग, लज्जा का आपने डायलॉग लिखे हैं। मधुर मिलन, लीजेंड ऑफ भगत सिंह और जनपद किस की पटकथा लिखी है। चिंटू जी और जय हो डेमोक्रेसी को आपने निर्देशित किया है। फिल्म की पटकथा, संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि फिल्म की पटकथा, संवाद और निर्देशन में आप किन बातों को प्राथमिकता देते हैं? सबसे पहले तो कंटेंट, कि जो आप कहना चाहते हैं क्या उसकी कोई प्रासंगिकता है, क्या उसका कोई रेलेवेंस है, वो हमारे जीवन से उसका कुछ रेलेवेंस जो है बहुत ज़रूरी है। कंटेंट सबसे सर्वोपरि कंटेंट। बाद में आप स्क्रीन प्ले अगर आप जो लिखते हैं तो उसमें होता है कि भाई कहानी तो ये है, लेकिन इसको कहा कैसे जाएगा, वो स्क्रीन प्ले होता है कि भाई इस तरह से आप जो है इसको, ये दृश्य ऐसे से आपको विजुलाइज करना है, ऐसे से करना है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। मेन चीज़ है अंदर आपके उसकी जो आत्मा है, उसका जो कथ्य है जो आपका, वो सबसे सर्वोपरि है मेरी नज़र में। और मैंने जब भी कोई लिखा है, मैंने बहुत कम लिखी, तो 25 फिल्में, ज़्यादा ही, लेकिन मेरी फिल्में अगर आप नोट करेंगे सब ऑफ बीट फिल्म से। ऑफ बीट फिल्म, लेकिन सब, लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो आपको लगेगा ये चालू फिल्म, लेकिन कोई फ्लॉप नहीं हुई है। हाँ, फ्लॉप भी नहीं है, लकीली। हाँ, पहली फिल्म मैंने लिखी थी, उसमें मेरा कोई वो नहीं था। वो इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त विनोद चोपड़ा जो है, आप डायरेक्टर है बहुत बड़े, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और FTI में मेरा आना जाना शुरू से था, तो वो FTI के थे। और कुंदन शाह से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रवि बासवानी जो कि दिल्ली में था, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, थिएटर का आदमी था। तो उन दिनों उसने ये जो कुंदन जो था वो एडन में पैदा हुआ था, और उसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं था। वो जो आया FTI में भर्ती होने, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। वो तो बहुत बाद में, जिस वक्त जब फिल्म बनाने लगा, उस वक्त उसको फिर मिल गया था इंडियन सिटीजनशिप। तो उसको कई लोगों से उसने लिखवाई जाने भी, तो यार कोशिश की उसे लिखवाने की, किसी की समझ में नहीं आई। और कुछ लिखी तो उसको पसंद नहीं आई, तो वो बहुत परेशान था। और उसकी वाइफ ने उसको अल्टीमेटम दे रखा था कि NFDC से पास तो तुम्हें करवा लिया, अगर बनाओगे नहीं तो फिर इतने दिनों में फिर वापस चलो। वो लंदन में नौकरी करते थे वो, उसकी वाइफ। तो कुंदन को किसी ने कहा, सबसे पहले तो रवि बासवानी ने कहा कि इसको इस तुम्हारी स्क्रिप्ट जाने में तैयार हो, एक आदमी लिख सकता है, वो रंजीत कपूर, दिल्ली में बैठा हुआ है। अच्छा भाई, उसने कहा मैं करता हूँ। तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, भाई चिट्ठी आई और कहता मैं इतनी तारीख को आ रहा हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मैंने एक मैं प्ले कर रहा था, उसमें सतीश कौशिक मुझे असिस्ट कर रहा था। सतीश कौशिक के साथ मेरा बहुत घरेलू, सतीश और राजा बुंदेला दोनों बहुत से दोस्त थे, और उन दिनों बेकार थे। तो तिशा की भौजाई करके वो कहते थे काम दिला दो, काम दिला। तो मैं रेपटरी कंपनी में उन दिनों एक प्ले कर रहा था, तो मैंने उनको 100 रुपये रोज़ पे, 100 रुपये पर शो, दोनों को काम दिला दिया था। तो उसमें 100 रुपये भी मुझे, जब NSD में मैं पढ़ रहा था, 250 रुपये स्कॉलरशिप थी, और 250 रुपये स्कॉलरशिप में सारे खर्चे हमारे ये है, उसमें 95% तो वो कट जाते थे मेस के, और लाइब्रेरी। और ये मतलब कई बार तो हम 5 तारीख को मिलती थी स्कॉलरशिप, हम लेने जाते नहीं थे डर के मारे, क्योंकि हम लेने जाएंगे तो जो वसूली करने वाले बैठे हुए हैं अभी, वो क्योंकि पिछली बार आपने खाना खाया था तो मेहमानों को आपने खाना कर लिया था, या आपकी लाइब्रेरी की किताब आपने बहुत लेट वो की है, वापस की है, तो उसका जुर्माना लग जाएगा। तो बहुत डरते थे हम, अवॉइड करते थे 5 तारीख। अंत में हम महान अभिनेता ओम पुरी जी की याद करना चाहते हैं। सीमा जी, ओम जी आपके जीवन के सहयात्री रहे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी फिनिश होने के कगार पर थी, लेकिन जब सीमा मिली तो लगा कि अब ज़िंदगी कंप्लीट हो गई। आपसे कहा था? मुझसे नहीं कहा था। आपसे नहीं। तो आप ओम जी को एक कलाकार के रूप में किस तरह देखती हैं?
कलाकार का कहना तो उनको मतलब वो कहावत है ना, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। कलाकार उनके उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया ही उनको मानती है कि वो बहुत बहुत बड़े कलाकार थे। और मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरी उनसे पहली मुलाकात, रंजीत भाई ने उनको एक प्ले में, वो एक प्ले कर रहे थे 79 में, बिच्छू। उसमें रंजीत भाई ने उनको रहमत का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो भी प्रोटैगनिस्ट था ना, है ना, वो किरदार दिया था। और मैं और तिशा दीदी, हम लोग, मैं पहली बार ही बॉम्बे आई थी देख रहे 79 में, तो मेरी तब उनसे मुलाकात हुई थी उस प्ले के दौरान। और उस प्ले से रंजीत भाई के उस प्ले से वो गंभीर रोल के लिए ही जाने जाते थे, या शुरुआत ही हो रही थी उनके उसकी, लेकिन उस प्ले की वजह से उनको कॉमेडी जाने भी दो यारों में, है ना काका जी, मैंने सजेस्ट किया जी, उनको वो मिला था। तो उनकी भी जिंदगी जो है ना गंभीर और कॉमेडी, वो आखिरी दिनों तक ये कहते थे कि कॉमेडी की कमाई में रंजीत की वजह से खा रहा हूँ। हाँ क्योंकि ये दोनों के कलाकार, दोनों एनएसडी के बैचमेट थे, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी, लेकिन दोनों में डिफरेंस, और दोनों ने मेरा डायरेक्शन में काम किया, उसी सेम प्ले। लेकिन पुरी साहब जल्दी से इनोवेशन से निकल गए। ओमपुरी जी ने आपके बारे में कहा था हाँ। कि रंजीत जी से जब मैं बात करता हूँ तो उनके विचार मेरी संवेदना को छूते हैं। आप ओमपुरी जी को एक व्यक्ति और कलाकार के रूप में किस तरह देखते हैं, संक्षेप में? वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और मैं मतलब उनको क्या कैसे, मेरे एनर्जी में सीनियर थे, और मेरे पुराने अभी फ़ोन से मैंने नंबर निकाले नहीं हैं, लेकिन उसमें पूरी साहब लिखता था, क्योंकि मैं अपने जो प्रोटोकॉल है, उम्र में मुझसे छोटे थे, 1.5 साल छोटे थे उम्र में, लेकिन एनएसडी में बड़े थे। तो वो जो एक प्रोटोकॉल है उसका मैं हमेशा रखता हूँ सम्मान, क्योंकि मेरे सीनियर हैं। तो नाम अगर मैंने फ़ोन में उनका रखा हुआ नसीर साहब है, नसीर छोटे 4 साल छोटे मुझसे, लेकिन वह हमेशा साहब का। तो एक ये जो उनके लिए एक सम्मान है, वो बिल्कुल कोई झूठ नहीं है उसके अंदर। और दूसरी बात ये भी, दोनों कलाकारों को मैंने इतने नज़दीक से देखा है, उन्होंने दोनों ने काम किया है साथ में, तो मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ओमपुरी उनसे 1 कदम 2 कदम आगे थे।